हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025 के नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का सलूशन हम लोग करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। एटलीस्ट आपको ये तो ज़रूर पता चल जाएगा कि पेपर का मतलब क्या है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो कम से कम आप ये जान जाएंगे कि नहीं किस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है और उससे आंसर हमें किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किसी स्टूडेंट का एक रोल नंबर है जो कि हाल ही में एग्जाम में हुआ था, तो उसने अपना लिखा हुआ है। पेपर का कोड है 4104। ये आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से है। 2025 का है। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं हम लोग, जिसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब इसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उसी में से आपको आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। मतलब आपको 10 क्वेश्चन करना है और सभी क्वेश्चन के मार्क सेम रहेंगे, मतलब सभी क्वेश्चन करने पर आपको सेम नंबर दिए जाएंगे। इसमें से पहला दिया है, आई प्रिवेंटेड देम। आई प्रिवेंटेड देम मैंने उसे रोका या फिर मैंने उसे मना किया। इन द क्लास, इन द क्लास इसमें क्या हो सकता है। देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे टू लिख करके स्लिप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, फॉर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट भी हो गया, तो हम लोग फॉर का यूज कर सकते हैं। फॉर लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे तो हमारा स्लीपिंग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर स्लीपिंग होगा। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई प्रिवेंटेड देम फॉर स्लीपिंग इन द क्लास। मैंने उसे क्लास में सोने के लिए मना किया या फिर मैंने उसे क्लास में सोने से रोका। दूसरा है बी हाँ, बी वेयर। क्या लिखा है, बी वेयर डैश पिक पॉकेट्स। बी वेयर का मतलब होता है सावधान रहो, पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जेब कतरों से। जो जेब काटते रहते हैं, मतलब जो पैसे चोरी करते रहते हैं, उनसे हमें सावधान रहना है। तो बी वेयर के बाद क्या आन आता है, बी वेयर के बाद आन नहीं आता है, बी वेयर के बाद ऑफ आता है। तो बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑफर वॉज गुड। ऑफर बहुत ही अच्छा, मतलब ऑफर अच्छा था। ही डैश फिर ही रिफ्यूज्ड। मतलब ऑफर अच्छा था, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे होता है स्टील, स्टील का मतलब होता है फिर भी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ऑफर अच्छा था फिर भी उसने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। ऑफर को रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई बोथ वेजिटेबल्स डैश मिल्क। मैं वेजिटेबल भी खरीदना चाहता हूँ और मिल्क भी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीज़ खरीदी जा रही है। तो आर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एज वेल वेज नहीं लगेगा, ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसके साथ एंड लगेगा, क्योंकि जब दो नाउन्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आई वॉन्ट टू बाई बोथ वेजिटेबल्स एंड मिल्क। ये करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स या वर्ड। इसमें पूछा है कि जो वर्ड्स आपके ब्रैकेट्स में जो सामने दिए गए हैं उनमें से आपको मतलब सॉर्ट आउट करके उसको फिल करना है और उसका करेक्ट आंसर बताना है। लिखा हुआ है ही इज हम्बल मैन, ही इज डैश हम्बल मैन। तो यहाँ पे डैश के स्थान पे क्या भराएगा, क्या अ भराएगा कि एन भराएगा कि द भराएगा, इसी को आपको भरना है। तो ही इज होगा अ, ही इज अ हम्बल मैन, मतलब वो है काइंड, मतलब हम्बल मतलब होता है दयालु, वो एक दयालु आदमी है। दूसरा देखते हैं, ही इज द डैश ऑफ टू। मतलब ही इज द डैश ऑफ टू, मतलब यहाँ पे भरना है आपको स्ट्रोंगर या फिर स्ट्रोंगेस्ट में से, दोनों में से क्या आंसर होने वाला है उसको भरना है। यहाँ पे देखिए कि द लिखा हुआ है, तो द का यूज हम लोग करते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम लोग करते हैं। तो स्ट्रोंगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसी को हम यूज करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट का यूज होगा। अगला है, दिस इज डैश ओन ओन हाउस। मतलब डैश के स्थान पे क्या भराएगा, दिस इज माई ओन हाउस
यस, दिस इज माई ओन हाउस होता है, तो ये सेंटेंस हमारा होगा दिस इज माई ओन हाउस। आगे बढ़ते हैं। यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, या विल से शुरू होगा? नहीं, वुड से। जब भी किसी की पसंद के बारे में हम लोग पूछते हैं तो वहाँ पे विल नहीं वुड का यूज करते हैं, तो हम लोग वुड यहाँ पे वुड लगा देंगे। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, ऐसा पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है वन वर्ड्स वन सेंटेंस क्वेश्चंस, मतलब इसको हम लोग वन वर्ड में आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए करना क्या है, या वन वर्ड में करना है चाहे तो वन सेंटेंस में इसका आंसर हमें करना है। लिखा हुआ है यू मस्ट गो होम टुडे, यू मस्ट गो होम टुडे, मतलब तुम्हें आज घर अवश्य जाना चाहिए, मतलब अवश्य तुम्हें आज घर जाना चाहिए। इसको लिखा हुआ है कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो यू हमारा है तो यू को यू लिखेंगे, मस्ट को मस्ट लिखेंगे। तो फिर उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है, यू मस्ट नॉट, फिर उसके बाद गो होम टुडे लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया है। इससे आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है दे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज, दे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज, इसको चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। तो चलिए हम इसका वॉइस को चेंज करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसे हम बनाएंगे अ गुड न्यूज, अ गुड न्यूज, अ गुड न्यूज। देखिए एक ही न्यूज़ है तो इसके साथ क्या होगा, ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो इज लग जाएगा। अ गुड न्यूज़ इज, फिर एक्सपेक्ट लिखा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड, फिर लगाएंगे बाई, और दे का क्या होता है, दे का होता है देम, तो यहाँ पे देम हो जाएगा। तो दे एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय देम, मतलब उनके द्वारा एक अच्छी न्यूज़ की एक्सपेक्ट की जाती थी। अगला है सी लिव्स इन चेन्नई, सी लिव्स इन चेन्नई, यहाँ पे बोला गया है कि चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसे हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी लिखना होता है, तो हम लिख देंगे सी इज, सी इज, यहाँ पे लिव्स लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें आईएनजी लगा देना है। तो सी इज लिविंग इन चेन्नई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेन्नई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी लिव्स इन चेन्नई। अगला दिया हुआ है सी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसे बोला है चेंज करने के लिए चेंज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बोला गया है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसे हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो लिखेंगे सी, फिर लिखना के लिए क्या करेंगे राइट्स, सी राइट्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस। यहाँ तक तो हम लोग पेपर को समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब पार्ट बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, हमें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको समान मार्क्स मिलेंगे, मतलब चाहे कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको बराबर नंबर मिलने वाला है। पहला है पंचुएट द फॉलोइंग, मतलब पंचुएट करना है। पंचुएशन अभी हम आपको पढ़ा दिए हैं, उसमें से आप वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है पहला है, इसमें से द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें इसमें पंचुएशन करेक्ट पंचुएशन का यूज करके हमें दिखाना है, तो हमें अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। पहले क्या कर सकते हैं, द टीचर सेड, तो लिखना पड़ेगा हमें द टीचर सेड, ये हमारा होता है। फिर इसके बाद हमें कामा का यूज़ करना होता है, फिर हमें डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ करना होता है। द सन, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये हमारा हो जाता है करेक्ट, तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा वाला देख लेते हैं, हाउ आर यू सेड हरी टू मी, मतलब हरी सेड टू मी, इसको हम लोग बनाएंगे हरी
सेड टू मी, हरि ने मुझसे कहा, फिर कामा लगाया जाता है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है हाउ आर यू, हाउ आर आर यू, हाउ आर यू, फिर उसके बाद ये लगा दिया जाता है डबल इन्वर्टेड कामा। ये इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सब्स्टिट्यूट, मतलब हमें एक वर्ड्स को रखना है, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब इसमें जो भी एक सेंटेंस दिया गया है उसके लिए हमें एक वर्ड्स को लिखना है, इसी को कहते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं इसका आंसर, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक बीमारी जो कि एक लार्ज एरिया को प्रभावित करती है, मतलब फैलती है, एक ऐसी बीमारी जो कि ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूरी तक फैल जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक भी होती है और ज़्यादा दूरी तक वो फैली रहती है, तो इसको कहते हैं हम पैंडेमिक। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब आप जानते होंगे, महामारी, महामारी फैलती है तो वो बहुत दूर तक फैल जाती है, बहुत लोगों को प्रभावित भी करती है। इससे आपको 1 मार्क्स मिल गए। आगे देखते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ साइड देखता है लाइफ की, मतलब जीवन की हर एक चीज़ को पॉजिटिव सोचता है, मतलब नेगेटिव अपने लाइफ, मतलब नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर देता है, नेगेटिव को छोड़ देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एन ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा एन ऑप्टिमिस्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर देता है, उसको नहीं सोचता है। तो ये रहा पार्ट 1, ऊपर हमने पार्ट 1 को देख लिया, नीचे हमने पार्ट 2 को देख लिया, पार्ट बी को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट पार्ट बी में कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये रहा हमारा पार्ट बी, उसके आगे का क्वेश्चन है, देखिए उसमें भी पेपर कोड 4104 था, इसमें भी है, मतलब उसी के आगे का पेपर दिया हुआ है। आगे बोला है, यूज एनी टू ऑफ फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग, और एक मीनिंग भी आपको देनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका सेंटेंस में यूज भी करना है, जो आपका अपना सेंटेंस होना चाहिए। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यूज एनी टू, मतलब हमें 2 को करना है, लेकिन हम पेपर सोल्यूशन करवाएंगे तो सभी का करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहला देखते हैं, बीजी एज बी, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो में हम बना चुके हैं, आप इसे देख गए होंगे, आप इसे देख चुके होंगे तो आप आराम से इसका सोल्यूशन कर पा रहे होंगे। बीजी एज बी का मतलब होता है कि बहुत बिजी होना, मतलब बहुत व्यस्त, जिसके पास टाइम नहीं बचता है, जो बहुत ही काम, मतलब बहुत सारा काम करता रहता है, उसके पास टाइम नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं बिजी एज ए बी, जो कि बहुत बिजी रहता है, तो इसको हमें सेंटेंस में यूज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त इसका मतलब हो गया, इसे सेंटेंस में यूज करना है, तो हम करेंगे, मान लीजिए कि आई एम, मतलब सेंटेंस हमें सिर्फ यूज करना है, ये नहीं दिखाना है कि वो सही बात है कि गलत बात है, बस हमें सेंटेंस को यूज करके दिखा देना है। तो हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आई एम बिजी, आई एम बिजी एज बी, एज बी, मतलब मैं बहुत व्यस्त हूँ, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या फिर मौन तोड़ना, मतलब अचानक से जैसे कोई मौन व्रत रखा रहता है, तो अचानक से वो बोलना शुरू कर देता है, जिससे उसका मौन व्रत टूट जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। इसको हम लोग अगर सेंटेंस में यूज करना चाहें, तो एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ही हैड ही हैड केप्ट ही हैड केप्ट अ वो ऑफ साइलेंस, ऑफ साइलेंस, उसने मौन व्रत रखा हुआ था, उसने मौन व्रत रखा हुआ था, एंड सडनली, एंड सडनली, एंड सडनली ही सडनली ही ब्रोक द आइस, और अचानक से उसने अपने मौन व्रत को तोड़ दिया।
उसने मौन व्रत रखा हुआ था और अचानक से उसने मौन व्रत को तोड़ दिया, मतलब वो बोलने लगा, सॉरी। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि व्यर्थ पछताना। व्यर्थ पछताना, पछता रहे हैं लेकिन अब पछताने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका मतलब, इसका हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाहेंगे तो बोल सकते हैं डोंट, नहीं, इसको बोल सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, इसका क्या फायदा है। फिर उसके बाद क्राइंग, क्राइंग ओवर, क्राइंग ओवर स्पिल्ड, स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क। क्राइंग, व्हाट इज द यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, जब टाइम बीत गया है तो, मतलब अब व्यर्थ पछता तो रहे हैं लेकिन उसका सब व्यर्थ चला जा रहा है, कोई फायदा उसका हो नहीं रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लिखा है डिफाइन नाउन, मतलब डिफाइन करना है नाउन को विद टू एग्जाम्पल्स। नाउन की हमें डेफिनेशन को लिखनी है, तो नाउन की डेफिनेशन तो आपको आ ही रही होगी, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप इसे कर लेंगे। नाउन का डेफिनेशन करना है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड होता है, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग होता है, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग होता है। आप इसे आराम से लिख पाएंगे और एग्जाम्पल भी दे देंगे, राम श्याम सीता रीता रोहन सोहन, कुछ भी आप जो भी देना चाहें। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज। अब इस फ्रेज से क्या समझते हैं, लिखा है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। इधर उधर की बातें करना मतलब जो बात करनी है उस बात को नहीं करना, और इधर उधर की बस बात करनी। तो इसे हम लोग, सिर्फ इसका हमें मतलब समझाना था, तो इसका मतलब यही होता है कि इधर उधर की बातें करना, मतलब टॉकिंग को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट सेंसलेस, सेंसलेस, मतलब हमें बात वो करनी है, मतलब कुछ भी बात करना है। या फिर बोल सकते हैं टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द मैटर, आउट ऑफ द मैटर, जो मैटर है उससे बाहर की बात करना, मतलब जो बात करनी है उसको हमें छोड़ देना। बीट अबाउट द बुश, इसको अगर सेंटेंस में आप यूज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अगर इसका मीनिंग पूछेगा तो आप इस तरीके से करेंगे, टॉकिंग अबाउट सेंसलेस, मतलब उसमें कोई सेंस नहीं है जो बात किया जा रहा है। या फिर बोल सकते हैं टॉकिंग अबाउट आउट आउट ऑफ द मैटर, मतलब मैटर से बाहर जो बात करनी है वो बात नहीं हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग। या फिर इसे आपको सेंटेंस में यूज करना है, तो जैसे कि हम बताए थे, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, मतलब इधर उधर की बातें छोड़ दो, अब जो बात करनी है वो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज चैनल। चैनल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में चैनल का क्या चैनल का क्या रोल होता है, मतलब चैनल क्या होता है, उसकी डिफिनेशन आपको बतानी है। तो चैनल क्या होता है, इट इज़ ए मीडियम होता है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ाया गया आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो आर्टिकल होते हैं दो टाइप्स के, पढ़ाया गया आर्टिकल बहुत ही इजी पढ़ाए हम। आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से होता है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द, और ये पूछा है डेफिनेट आर्टिकल। दो एग्जाम्पल देना हमें डेफिनेट आर्टिकल के, मतलब हमें द का यूज करके दो एग्जाम्पल्स को लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द का यूज करना है तो लिख सकते हैं द रिवर, द गंगा, द गंगा, क्योंकि नदी के नाम, समुद्र के नाम, पर्वत के नाम, उनसे पहले द सन, ये सब एग्जाम्पल हमारा है जो कि आपको नंबर दिलवा दिया है।
द गंगा, ये सब एग्जाम्पल हैं डेफिनेट आर्टिकल के। आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी में देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें लिखा आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। आप इनमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चंस के समान मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, मतलब एक जैसा आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है नेम ऑफ सी एच कम्युनिकेशन, मतलब 7 सी एस ऑफ कम्युनिकेशन। अब 7 सी एस पढ़ाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले से बता रहे थे कि 7 सी एस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एग्जाम्स में आया हुआ भी है। 7 सी एस के नाम होते हैं, जो 7 वर्ड्स होते हैं जो सी से स्टार्टिंग होते हैं, जिससे जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही, मतलब कम्युनिकेशन में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो 7 सीज को अपने कम्युनिकेशन में शामिल कर लीजिए। दूसरा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को हमें एक्वायर करने की क्या ज़रूरत है, ये बताना है हमें। एज इन अ प्रोफेशनल स्पेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल एक्वायर करने की क्या इम्पोर्टेंस है, ये बतानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेमो। मेमो क्या होता है? मेमो एक मीटिंग होती है जिसमें एक हमें एक लेटर लिखना होता है, वो एक चीज़ होता है। इसको हम नहीं पढ़ा है तो अब इसे छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम इसको भी बताए थे कि इम्पोर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल होता है जिसमें हम लोग लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं, और नॉन वर्बल होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, मतलब इसमें साइन एंड सिंबल्स का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग, मतलब रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये हमें बताना है। अब कम्युनिकेशन स्किल में रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, मतलब प्रिसाइज राइटिंग में आपको एक टाइप के इसे को लिखना होता है, ऐसे की तरह आपको लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स बतानी है फॉर एन इंडिविजुअल टू पोसेस, जो कि आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आप कोई भी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत सारी हो गई, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बताने हैं। ऐसे कोई 3 सॉफ्ट स्किल्स बता देंगे, आपका मार्क्स मिल जाएगा। जैसे सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, जिसे हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ाया जाएगा, हमें सिखाया जाएगा, नहीं, ये हमें अपने से एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे है व्हाट एलिमेंट्स व्हाट व्हाट एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको लिखना है, मतलब आपको अगर रिपोर्ट लिखनी है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, ये आपको इसमें लिखना था। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। जैसे आप उसमें सबसे पहले तो टाइटल लिखते हैं कि किस चीज़ पे हमें लिखना है, तो टाइटल हो जाएगा। कवर उसका करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, उसकी बॉडी रहेगी, उसमें ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसमें सब्जेक्ट भी आप लिखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको एलिमेंट्स कहलाती हैं। आगे देखते हैं, हाईलाइट अपॉन एनी 3 बैरियर्स। आपको 3 बैरियर्स बताने हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं। तो कोई भी बैरियर्स तो कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से आपको 3 बैरियर्स के टाइप्स को आपको डिस्कस करना है, मतलब बताना है। आगे देखते हैं, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ सर सी वी रमन। सी वी रमन हम बताए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में आता है। सी वी रमन एज ए लीडर एंड एंथ्यूजियास्ट, मतलब आपको एक लीडर की तरह एक व्यक्ति दिखाना है और दिखाना है कि एक, मतलब उनके अंदर एनर्जी थी, उत्साहित थी, मतलब उनके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें करना था
एल्यूमिनेट एंड एलाबोरेट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमें एक लिस्ट बनानी है। एनुमरेट का मतलब होता है कि लिस्ट बनाना है और उसको हमें बताना है, दिखाना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में क्या डिफिनेशन होती है, ये आपको बताना है। आगे है, हाउ डज द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग डिफर फ्रॉम द पर्पज ऑफ जनरल राइटिंग। यहाँ पे देखिए जनरल राइटिंग दिया है, यहाँ पे दिया है प्रोफेशनल राइटिंग। आपको ये डिफरेंस बताना है कि प्रोफेशनल राइटिंग और जनरल राइटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज अ कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल टीम ऑफ यूनाइटेड नेशन अकेडमी ऑफ लर्निंग उत्तराखंड ड्रॉप्ड अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स informing students about a workshop on the importance of sports in social and ethical learning organized by your school। आपको एक नोटिस लिखना है जो कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट कंपटीशन के लिए रखनी है, जिससे कि आप बच्चों को बताएंगे कि इस दिन एक मतलब स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला है, सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो आपको इसमें एक नोटिस तैयार करनी है। नोटिस तैयार करनी है किसके लिए, स्पोर्ट कंपटीशन के लिए। आपको ये नाम मेंशन करना है लास्ट में। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बट ये नाम आपको लिखना है, यू आर निशांत निशांत चटर्जी। आपको लास्ट में नीचे यही लिखना है। और ये कॉलेज मतलब एक एकेडमी है, उसका नेम दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑफ लर्निंग। ये आपको ऊपर लिखना है, फिर आपको नोटिस लिखना है, डेट लिखना है, फिर उसके बाद आपको शुरू करना है। आप फिर बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि इस दिन आपको स्पोर्ट कंपटीशन रखा गया है, आप जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट मतलब जितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे पार्टिसिपेट करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सारा ब्राउन डेवलप, मतलब कौन से फैक्टर सारा ब्राउन जो हैं उन्होंने कौन से फैक्टर को डेवलप किया था और कौन से फैक्टर को इंक्लाइन कर दिया था, जो कि रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब किस फैक्टर को वैल्यू दिए थे और किस फैक्टर को वैल्यू नहीं दिए थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस हेल्प रिजॉल्व क्रॉस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी। आपको हाउ डज द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन सॉफ्ट स्किल्स, आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स रहेंगे जो कि कम्युनिकेशन में, जैसे कि एडप्टेबिलिटी में एडप्टेबिलिटी को आपको दिखाना था, अवेयरनेस को आपको दिखाना था, जो कि हेल्प करती है आपको रिजॉल्व करने के लिए, मतलब शामिल करने के लिए या फिर उसका सोल्यूशन करने के लिए। रिसॉल्व आपको सॉल्व कर देती है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो पानी चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि आपकी आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी अच्छी नहीं है, हारमोनियस है। हारमोनियस का मतलब जो कि अच्छे लोग नहीं रहते हैं तो उनको हम लोग हारमोनियस सोसाइटी कहते हैं। तो उसमें अगर आप रह रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, आपको ये दिखाना है। अडैप्टेबिलिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, आपको अवेयरनेस रखनी है, किस टाइप्स की अवेयरनेस, मतलब आपको उनसे सावधान रहना है, जो कि ये दोनों जो अडैप्टेबिलिटी हैं वो आपको हेल्प करेगी क्रॉस कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी, आपको उनसे बचने में मदद करेंगे। तो ये रहा 2025 के पेपर का सलूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।